नमस्कार मित्रों, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय धन्वंतरी जी की। मित्रों, आज मैं जिस संस्थान के रोग की बात कर रहा हूं या जिस रोग की बात कर रहा हूं वो वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो है श्वास रोग। श्वास संबंधी जितने रोग है उनको मैं इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊं और उनका समाधान भी दे पाऊं। अपने शरीर में बहुत अलग अलग तरह के तंत्र बने हुए हैं। जैसे रुधिर तंत्र है जिसमें पूरा खून का विभाग है, अस्थि तंत्र है जिसमें जैसे हड्डी का विभाग है, बोन का पूरा। उसी तरीके से श्वसन तंत्र है जो पूरे श्वास का विभाग है। इसी तरीके से पाचन तंत्र है, जो आप भोजन करते हैं अपन, वो पाचन का और रस बनने का वो जो पूरा विभाग है वो पाचन तंत्र है। तो इन सभी तंत्रों में से, हालांकि ये सभी तंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि इसमें अगर आपको ग्रेडिंग के लिए कहा जाए कि भाई इसमें आप ग्रेडिंग करो तो फर्स्ट ग्रेड श्वसन तंत्र रखो, सेकंड ग्रेड पाचन तंत्र, ऐसा नहीं है। सभी तंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें खास तौर से जो श्वसन तंत्र है वो सबसे वर्तमान परिस्थितियों में, जब पूरे विश्व में एक भयंकर वायरस ने जो कि सीधा फेफड़ों को ही प्रभावित करता है, तो उस समय पे ये ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। अब आते हैं श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले श्वसन तंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्वास से है। श्वास प्रश्वास, यानी कि श्वास का, यानी कि ऑक्सीजन का, यानी कि प्राणवायु का अंदर जाना और अंदर उसका अवशोषण, शोषण, संग्रहण और उसका पुनः वितरण खून के माध्यम से, ये सब काम करते हैं फेफड़े। तो सबसे जो मुख्य अंग हो गया, आपके दो फेफड़े होते हैं, दोनों इस जगह, ये जो रिब्स है इनके ठीक नीचे। फेफड़ों के बाद ऊपर आती है श्वास नली। दोनों फेफड़ों को एक जगह जंक्शन होता है, वो श्वास नली होती है। श्वास नली के बाद में ये श्वास नली पूरे दो हिस्सों में यहाँ आके, जो आपका नाक है, ये नासापुटी और नासा छिद्र, ये नाक हो गया आपका। इसके बीच में एक अंग और आता है, वो है कान, नाक और गले। इन तीनों का जो जंक्शन पॉइंट है, जहाँ ये तीनों मिलते हैं एक जगह, मतलब कान का भी उसी जगह से जाके कनेक्शन है, नाक का भी उसी जगह है, मतलब ENT, कान, नाक और गला। तो उसका फिर वहाँ से आर नली अलग जाती है, श्वास नली अलग जाती है, दोनों साथ साथ जाती है। तो आर नली का श्वास नली से कोई लेना देना नहीं। वो तो कभी कभार क्या होता है, गलती से आप कुछ ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ खा लेते हैं या पी लेते हैं, तो पानी कभी कभी वो आर नली की जगह श्वास नली में चला जाता है और इसलिए आपको उसमें खांसी हो जाती है, हल्की सी खांसी, एकदम उलझ जाता है। चलो, ये तंत्र हो गया। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि प्रकृति में, बाहर वायुमंडल में, हवा में जितनी अच्छी ऑक्सीजन है, जितनी अच्छी प्राणवायु है, हालांकि गैसें तो सभी मिक्स है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, और क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सभी गैसें का एक मिला जुला वो एक है, थैला है। तो उसमें से देखो, भगवान ने, परमात्मा ने कितनी बड़ी चीज़ का निर्माण किया है कि वो आपके अंदर जाती है। आप श्वास जब अंदर लेते हैं तो श्वास अंदर जाने पर आपके अंदर जो फेफड़ों की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं लंग्स की, वो उनको उसमें से जो काम की चीज़ है, यानी कि ऑक्सीजन जो है, O2 जो है,
और इसीलिए आपने सुना होगा कि आजकल कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी बीमारी से लक्षित हो रहा है और उसमें वो लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं और उसको वो मतलब इसको अगर सीधा सीधा कहूँगा अगर कोविड से जोड़ के देखा जा रहा है तो बिल्कुल वैज्ञानिक सही है, डॉक्टर अपनी जगह सही है। वो कह रहे हैं भाई आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कमज़ोर है। अब ये ऑक्सीजन लेवल जो है आपका, ये ऑक्सीजन लेवल के लिए ऑक्सीमीटर है जो सामान्यतः आदमी उससे अपना नाप लेता है कि भाई आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो इतना है, यानी कि आपके फेफड़ों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए आपके खून में वो ऑक्सीजन मिलती है। ये इस तरीके से तो आपके खून में जो ऑक्सीजन मिलती है उस ऑक्सीजन को आपकी जो फेफड़े हैं वो खून में शामिल कर देते हैं और खून में शामिल होने के बाद ये जो ऑक्सीजन है वो आपका जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी इनके माध्यम से एक तरह से ये पावर हाउस है, उसमें ऑक्सीजन चली जाती है और आपको प्राण ऊर्जा जिसे कहते हैं, तो प्राण ऊर्जा प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन। तो अब ये ऑक्सीजन जो अंग जो जिस व्यक्ति के, जिस आतुर के, जिस रोगी के, जिस सज्जन के अंग ये ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने में या ऑक्सीजन को शोषण करने में जो कमजोर हो जाते हैं उनको श्वास रोग हो जाता है। और श्वास रोगों की मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं। पहला, कुछ लोगों को जेनेटिक ये प्रॉब्लम होती है श्वसन तंत्र की, जैसे पिताजी को श्वास चढ़ता था या दादाजी को चढ़ता होगा या माताजी को चढ़ता है जिनके फेफड़े कमजोर हैं, तो वो उनमें हमेशा एक जन्मजाति एक जेनेटिकली होता है। दूसरा, कुछ लोगों के फेफड़े मतलब ज़्यादा टाइट हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, शरीर में बीमारियों की वजह से, किसी भी, तो वो फेफड़े ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और हार्ड होने पर उस व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। व्यक्ति हाँफने लग जाता है, थोड़ा बहुत चल पाता है और खाट पकड़ लेता है और धीरे धीरे चूँकि ऑक्सीजन का इंटेक कम हो जाता है, खून में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, तो व्यक्ति घबराता जाता है और उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जाता है। दूसरा। तीसरा, टीबी जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, जिसको हमारे आयुर्वेद में राजयक्ष्मा कहा गया है, तो टीबी हो जाती है। टीबी में क्या होता है, आपके फेफड़ों में छोटे छोटे छेद जैसी चीज़ें हो जाती है। कुछ एक में फेफड़ों को पहले थोड़ा यूँ समझ लें अपन के, वीडियो पूरा देखना अंत तक, वीडियो बीच में बंद मत करना। फेफड़ों में होता क्या है कि अपर लूप, हाई लूप, लोअर मतलब लूप और इस तरीके से अलग अलग उसमें चैम्बर है, अलग अलग विभाग हैं उसके, तो उनमें कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। उनमें कुछ गांठें, छोटे छोटे डॉट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे निशान बन जाते हैं या छोटे छोटे छेद बन जाते हैं सामान्य भाषा में, या छोटी गांठें बन जाती है, या वो अपना रंग बदल के उस जगह पे एक अलग तरीके से कॉम्प्लिकेसी उनमें आ जाती है और उन कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपको ये मतलब श्वास संबंधी टीबी में भी हो जाता है। एक सिलोसिस भी इस तरीके की बीमारी है जो अब्रकी खानों में या डस्ट में या मिट्टी में जो लोग काम करते हैं, ज़्यादातर अच्छी फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं उनको भी बहुत बुरी बीमारी हो जाती है। और ख़ास तौर से जो पहाड़ी क्षेत्र में खदान का जो क्षेत्र होता है, उस खदान के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों को ये श्वास संबंधी बीमारियाँ होती हैं। अब आ जाते हैं जिसकी चिकित्सा पे। श्वास संबंधी रोगों के लिए आयुर्वेद में सर्वोत्तम जो औषधियाँ बताई गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है मुलेठी। मुलेठी जिसको यष्टि मधु भी कहा जाता है, मुलेठी, श्याम तुलसी, ध्यान से सुनना, मुलेठी, श्याम तुलसी, हल्दी, काली मिर्च, गिलोय, नीम गिलोय, और इन सब का मिश्रण बना के, चूर्ण बना के, यदि आप शहद के साथ इस मिश्रण को चाटते हैं तो आपके फेफड़ों में जमा हुआ जितना कफ है वो निकलता है। बेसिकली होता ये है कि फेफड़ों में जो कफ बनना नहीं चाहिए वो बनने लग जाता है। बस मूल बात ये हो गया, कफ है इसमें, मूल वात पित्त कफ का जो सिद्धांत है उसमें ये कफ बनने लग जाता है। और इस कफ को निकालने के लिए गर्मी वाली औषधियाँ यानी कि गर्म तासीर वाली औषधियाँ दी जाती हैं। तो उन गर्म तासीर की औषधियों से ये आपके जो फेफड़ों में जमा हुआ कफ है
वो बाहर आपको निकालना होता है। दूसरा इसका, ये तो हो गया इसका औषधि पक्ष। दूसरा, आप अगर बकरी का दूध अधिक इस्तेमाल करते हैं या गाय का दूध अगर इस्तेमाल करते हैं और वो अगर धारोश में कर सकते हैं, यानी कि दूध निकालते ही जो बिना गर्म किए जो धार जो गर्मी है वो अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। इसके अलावा पौष्टिक आहार आप जितना अधिक लेंगे उतना ही आपके फेफड़े ज़्यादा मजबूत होंगे। मोरंगोस्ट्रिक्स है, ये वो दूसरी जितनी भी सब्जियां हैं उनका सूप बना के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है इसमें। और अंत में च्यवनप्राश जैसी चीज़ें भी व्यक्ति को इन श्वास संबंधी रोगों में काम में लेनी चाहिए। और ख़ास तौर से अगर किन्हीं को फेफड़े का कैंसर है तो दवाएं ये जो मैंने बताई ये बिल्कुल कॉमन है। इसके साथ में आप आश्रम की रक्त शोधन और ये औषधि जरूर मतलब लेते रहें। कफ खांसी के नाम से जो श्रीनगर आश्रम के जो बहुत ज़बरदस्त औषधि है उसमें सौंठ भी मिलाई जाती है। सौंठ है, काली मिर्च है, यष्टि मधु है, हल्दी है, श्याम तुलसी है, इन सब का उपयोग अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज ये श्वास संबंधी रोगों पे जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। कृपया बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें। अब मास्क ही बचा पाएगा, मास्क ही वैक्सीन है, मास्क ही सब कुछ है। धन्यवाद।